नमस्कार। आज भी मैं राजीव भार्गव आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अपने चैनल भृगु लीनिएज के माध्यम से। कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप है, कच्ची मिट्टी से बने होते हैं, उन्हें जैसा गढ़ा जाएगा वो वैसे ही ढल जाएगी। इस कार्य में सबसे बड़ा हाथ होता है माँ का। माँ के अलावा दादा दादी नाना नानी भी अहम भूमिका निभाते हैं। सब छोटे बच्चे जिद करते हैं कहानियां सुनाने। अब इतनी कहानियां और कविताएं आए कहाँ से? अब भूमिका आती है किताबों की, जो संस्कार देती हैं। बच्चों के लिए लिखना कोई आसान बात नहीं है। आपको अपने को भी उनके मन के अनुसार ही ढालना पड़ता है, उनके मासूम मन को समझना पड़ता है। इसी बहुमुखी प्रतिभा से ओतप्रोत 1947 में जन्मी, 30 साल से समाज के भविष्य संवारती व उन्हें अपनी कहानियां व कविताओं से संस्कारी बनाती हुई आज भी अपनी कर्म भूमि में डटी हुई है। देर न करते हुए मिलते हैं श्रीमती शोभा माथुर विजेंद्र जी से। नमस्कार। आपको भी सबको मेरा नमस्कार। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने नमस्कार के बाद आपका नाम नहीं लिया, कारण आप मेरी मातृतुल्य हैं। शायद बचपन में मैं भी आपकी कहानियां सुन सुनकर ही बड़ा हुआ हूँ। मैं आपका नाम कैसे ले सकता आप मेरे घर मैंने आपको बहुत छोटा-सा ही देखा है। आप माँ कह के मुझे संबोधित कर सकते हैं और माँ से बढ़ के कोई नहीं, माँ से प्यारा कोई शब्द नहीं। हूँ? अपने बारे में कुछ बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा जन्म तो देहरादून में हुआ, लेकिन पढ़ाई पापा के ट्रांसफ़र की वजह से लखनऊ हम आ गए थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और यहीं पे मेरी तालीम हुई, हम सब बड़े हुए। और वहाँ के टीचर्स, प्रोफ़ेसर्स बहुत काबिल थे, उन्होंने अच्छे से तराशा वहाँ के बच्चों को और हमें। और इसके लिए मैं एक शेर कहती हूँ, ए वादिए जमील मेरे दिल की धड़कनों, आदात कह रही हैं तेरी बारगाह में, तू आज भी है मेरे लिए जन्नती ख़याल, है तुझ में दफ़्न मेरी जवानी के 4 साल। और जब मैं छोटी थी तो उस वक़्त स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो एक बार मेरे स्कूल में कठपुतली का डांस हो रहा था, तो मैंने अपने पापा से कहा कि आप मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा, मगर वो भूल गए, दे नहीं पाए। तो जब मैं स्कूल से आई तो पापा सो रहे थे तख़्त पे और मैंने उनको हिट किया पीछे से, लेकिन पापा मुड़ते ही चले गए और उनके मुँह से झाग निकलने लगे। मुझे लगा कि मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हुई है, तो मैं रो-रो के कहने लगी, "पापा मैं आपसे कभी कुछ नहीं माँगूँगी, पापा मैं आपसे कभी कुछ नहीं माँगूँगी।" और ये वादा मैंने निभाया, मैं अंत तक पापा से अपने कभी कुछ डिमांड नहीं करी, जो उन्होंने दे दिया वो सर आँखों पे, और कुछ माँगा नहीं। इस तरह बचपन मेरा छिनता चला गया, मैं एक ज़िम्मेदार लड़की तभी से बन गई। छोटे-छोटे भाई-बहन थे, उनको पालना, मम्मी के साथ काम कराना, ये थोड़ा-थोड़ा चलता रहा और पढ़ाई में मैंने पूरा समय अपना लगाया। किताबों में डूबती चली गई। जी, भाई-बहन बहुत छोटे-छोटे थे, इस वजह से बचपन में बहुत संघर्ष, लेकिन बहुत सारे सवाल मेरे ज़हन में उठते थे। आखिर में उन सवालों के जवाब देने वाला एक आ गया और मेरी ज़िंदगी सँवर गई। मेरी शादी अपने मनचाहे साथी से हुई और फिर हम वहाँ से महाबलीपुरम चले गए। वो आईटीडीसी होटल में मैनेजर थे और बहुत ठाठ की ज़िंदगी थी, बहुत बड़ा कोठी थी और समुद्र का किनारा था, कैशोरीना के पेड़ थे, जहाँ पर हमने लाइफ़ मेरे लिए एक बहुत ही सपने जैसी थी। इतनी सुंदर ज़िंदगी मैंने बहुत के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने चली गई फाइनल एमए का। फिर जब मैं वापस लौटी, फिर हमारा ट्रांसफ़र मनाली हो गया और मनाली में तब तक मेरे एक प्यारा-सा बेटा आया मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद हम दिल्ली आए, फिर मनाली, फिर बोधगया और भाखड़ा नांगल,
जैसे भरतपुर जैसे शहरों में रही और सभी जगह हमने खूब एंजॉय किया। लेकिन जब बच्चे ये दोनों बेटा और बेटी बड़े होने लगे, तो फिर हम दिल्ली वापस आना पड़ा और फिर हमें ऐसा लगा कि जैसे ज़िंदगी जो है वो रुक सी गई है। फिर हकीकत की ज़मीन हमने देखी और सबके साथ हम रहे मिल-जुल कर और फिर वहाँ से मेरा एक सफ़र नया तरह से शुरू हुआ। अभी मेरे परिवार में मेरा बेटा है, बेटी है और बहू है। इस तरह हम परिवार में ये बहुत सब हमारी हेल्प करते हैं। आपको कब ऐसा लगा कि बच्चों के लिए आपको कविताएं या कहानियां लिखनी चाहिए? इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब ये बच्चे थोड़े-थोड़े बड़े होने लगे, तो इनकी प्यारी-प्यारी हरकतें जब मैं देखती थी और जब इनको पार्क में खिलाने ले जाती थी या इनको पिक्चर दिखाने या इन्हें कहानियाँ जा सुनाती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। धीरे-धीरे मैं कहानियाँ बनाने लगी और बनाते-बनाते फिर मैं लिखने भी लगी और जब मैं लिखती थी तो छप भी जाती थी। इस तरीके से कहानी लिखने का मुझे शौक हुआ पहले। अब तक आपकी कितनी पुस्तिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी तक मेरी 27 पुस्तकें मैंने लिखी हैं, जिनमें से 7 अभी आने वाली हैं छपकर, बाकी सारी किताबें पब्लिश्ड हैं। आप अपनी कविताओं और कहानियों के विषय अपने आसपास से ही प्रभावित होकर चुनती हैं? क्या इंस्पिरेशन रहती है आपकी? समुद्र का किनारा, मनाली के ऊँचे-ऊँचे पहाड़, महाबलीपुरम का समुद्र, ये सब चीज़ें या भरतपुर की ऊँची-ऊँची बिल्डिंग जब किलों में जाती थी, तो वो सब मुझे इंस्पायर करती थी और इस बहाने इस तरीके से मैंने धीरे-धीरे बच्चों को देख के और इस तरह कहानियाँ मेरे मन में उथल-पुथल मचाती थी और जब मैं रात के अंधेरे में लिखती थी, तो वो पब्लिश भी हुई। इस तरह मेरा जो हौसला भी बढ़ा। आप पुस्तकों के अलावा टीवी या सिनेमा के लिए भी लिखती हैं? टीवी में आहट में मैंने सोनी टीवी आहट के लिए मैंने एक कहानी लिखी है, जो उन लोगों ने बहुत पसंद की और उसका सर्टिफिकेट भी मुझे भेजा और एप्रिसिएशन का लेटर भी भेजा। बाकी ऑल इंडिया रेडियो में मेरी कहानियाँ मेरी आवाज़ में बहुत ब्रॉडकास्ट होती है और मिस्टर भैरवा बहुत मेहरबान है, जो मुझे बराबर प्रोग्राम मिलते रहते हैं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप सिनेमा के लिए भी लिखना चाहेंगी? हाँ, मेरी एक शॉर्ट फ़िल्म जो है, वो मिस्टर राम है, एक वो बना रहे हैं और आगे भी मैंने पेंगुइन के एक मिस्टर धामा जी को भी अपनी शॉर्ट फ़िल्म के लिए दी है और उम्मीद करती हूँ कि शॉर्ट फ़िल्म्स में जल्दी ही मेरी कहानियाँ आएँगी। आपकी एक पुस्तिका दलदल वाली गुफा जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित की है, वो 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। कुछ उसके बारे में बताइए। ऐसा क्या है उसमें कि वो 4 भाषाओं में प्रकाशित की? नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें 30 भाषाओं में छपती है और इस तरह जो दलदल वाली गुफा है मेरी किताब, वो उसका 7वां एडिशन छप रहा है और ये किताब मैंने बच्चों के लिए इसलिए लिखी है कि जैसे छोटी-छोटी बातों पे बच्चों को इतना तेज़ गुस्सा आता है, उनसे मोबाइल छीन लो, तो वो नदी में कूद जाते हैं या लटक जाते हैं पंखे से या घर से भाग जाते हैं। तो गुस्से को काबू में कैसे रखा जाए, ये इसके पात्रों के माध्यम से मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश करी है। आपने ताज़ा चाय का कंटेस्ट भी जीता है। किस साल में? ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। ताज़ा चाय कॉन्टेस्ट मैंने जीता था। इस इसमें उन्होंने कुछ सवाल किए थे कि किन मोमेंट्स में आप सबसे ज़्यादा चाय को एन्जॉय करते हो? तो उसके बारे में एक छोटी-सी कहानी लिखनी थी, जो मैंने लिखी और उन्हें बहुत पसंद आई और इस तरह उन्होंने मुझे सर्टिफ़िकेट भेजा जीतने का। आप सिर्फ़ बच्चों के लिए ही लिखती हैं या आपकी कोई और भी छुपी हुई प्रतिभा है जो हमको नहीं मालूम? बच्चों के लिए तो कहानियाँ लिखती हूँ और बुलेटिन में, नेशनल बुक ट्रस्ट में मेरी छपी हैं और इसके अलावा बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज़ में मेरी किताबें छपी हैं
दलदल वाली गुफा है, और सुभाष चंद्र बोस से मेरी 2 किताबें छपी हुई हैं, और उम, और महात्मा गांधी पर, और बहुत सारी 27 किताबें मेरी छप चुकी हैं जो आपके लेख, कहानियां व कविताएं भारत के बड़े-बड़े प्रकाशन हाउसेस में छपे हैं। कुछ का नाम पढ़ूं तो मैं दिल्ली प्रेस, राष्ट्रीय सहारा, नंदन, हिंदुस्तान टाइम्स, गृहलक्ष्मी, विंध्या, गृहनंदिनी, कुबेर टाइम्स, आहा जिंदगी, बाल प्रहरी, चंपक, मधुबन, अमर उजाला, वनिता, बाल भारती, आदि आदि। एक तरफ चंपक और एक तरफ गृहलक्ष्मी। चंपक बिल्कुल बच्चों के लिए है और गृहलक्ष्मी अगर महिला है या उन गृहणियों के लिए है। ये अलग अलग कैसे आप लिख लेते जब भी जो भी किरदार मैं लिखती हूँ, उसी में डूब जाती हूँ। जैसे किसी बच्चे की कहानी लिखी, तो मैं बच्चा बन गई। जब मैं किसी एडल्ट की लिखती हूँ, तो मैं वो बन जाती हूँ। जब मैं बहुत बड़ी औरतों के बारे में लिखती हूँ, लेडीज़ के बारे में लिखती हूँ, तो मैं वो बन जाती हूँ। आस-पास हमारे किरदार छुपे हुए होंगे, इन्हीं में से मैं अपना सब्जेक्ट मैटर ढूँढ लेती होंगी। जैसे एक बार ऑल इंडिया रेडियो में मेरी कहानी मैंने पढ़ रही थी, गुलमोहर। उस टाइम मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मेरी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कह रही थी कि आप खुद को कंट्रोल करिए। फिर उन्होंने खुद ही कहा, कहानियाँ होती ही कहाँ हैं? कहानियाँ तो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं, जिन्हें हमें बस समेटना होता है अपने शब्दों से। आपने बताया टीवी के एक सीरियल आहट में आपकी कहानी पर आधारित एपिसोड बना था। आहट एक डरावनी कहानियों पर आधारित सीरियल था। कहाँ बच्चों की कहानी और कविताएं और कहाँ एक डरावना सीरियल। हॉरर स्टोरीज़ लिखना मुझे बहुत पसंद है। हॉरर पिक्चर्स देखना भी मुझे बहुत पसंद है। और इस इस हॉरर स्टोरीज़, ये मेरी 22 पेज में लिखी गई ये कहानी, और इतनी ज़्यादा डरावनी है कि खुद भी लिखते-लिखते जैसे रात के 3 बज जाते, तो मुझे बहुत खुद ही एकदम से चौंक जाती हूँ, कोई बीच में आ जाए। तो और ये इनके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कत्ल चाहे 100 पर्दे में करे आदमी, मगर वो खुलेगा ही खुलेगा। तो आप क्यों कत्ल करते हो? एक दिन आदमी कत्ल करता है, दूसरे दिन पकड़ा जाता है, और फिर सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता है। इन हॉरर स्टोरी फिर के ज़रिए ये पता लगता हैगा कि चाहे आप कितना भी पाप करो, वो खुलना ही खुलना है। तो इससे अच्छा है कि मत ही करो, है कि नहीं? जैसे मैंने एक कहानी लिखी है, मेरे घुंघरू से खौफ खाते हैं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको पहले ही मार दिया गया है। फिर उसकी आत्मा जो है, वो बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं कैसे बदला लूँगी। उन सभी माँ-बाप के लिए जो अपने बच्चों की पसंद का ख़्याल नहीं रखते, ये एक मिसाल है कि अगर आप अपने बच्चों को मारते हैं, तो आपके साथ भी ये आत्मा क्या से क्या कर सकती है। तो ये एक शिक्षा भी होती है, और साथ ही ये रियल इंसिडेंट्स पे कहीं न कहीं एक किसी न किसी में सच्चाई छुपी हो। तो इस तरीके से ये कहानियाँ आपको बताती है। और जैसे गुमराह, गुमराह मेरी एक कहानी है जिसमें मैंने उसपे लिखा है कि वो लड़कियाँ जो थोड़े-थोड़े दिनों में अपना घर छोड़ के चली जाती हैं, वो किस तरह अपना भी घर बर्बाद करती है, दूसरों का भी घर बर्बाद करती है, और उनका हश्र क्या होता है, इस हश्र के बारे में वो नहीं जानती। वो सब वो सोचती है सब ही एक जैसे होते होंगे। तो हमें ये थोड़ा-सा भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने परिवारों का ध्यान रखना है। मर्द तो सदियों से कमाता आया है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कमा रहा हूँ और अपने बीवी-बच्चों को खिला रहा हूँ। लेकिन अगर आज औरत थोड़ा-सा भी कमा रही है, तो वो एकदम कहती है, मैं भी तो कमाती हूँ। जैसे अभी एक वर्कशॉप हुई एक स्कूल में, उसने काउंसलर ने बताया, जब हम तो सुबह मेड जो खाना बनाते हैं वो खा लेते। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे गरम रोटी चाहिए, तो मैंने उससे कहा, देखो मैं खुद कमाती हूँ, आप खुद बना लो रोटी। ऐसी शिक्षा वो अपनी टीचर्स को दे रही थी, उनकी काउंसलिंग करने के लिए आई थी।
आज हम इस लायक भी नहीं है कि अपने बेटों को, अपने पति को गरम रोटी भी दे सके। इतने आपने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, करीब 100 हैं। इतने आइडियाज आपको आते कहाँ से हैं? वही है ना, कहानियाँ बिखरी हुई है। मैंने ज्यादातर कहानियाँ पेड़ पौधों के बारे में लिखी है, फौजियों के बारे में लिखी है। फौजियों के बारे में इसलिए लिखी है कि बच्चों में देश प्रेम पनपे, और पेड़ पौधों के बारे में लिखा है, उनका हर इंडिया के मॉरल वैल्यूज उसमें डाली है, जिससे बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी तरीके से हो। और इस तरह सागर प्रकाशन में मेरी 2 किताबें छप रही हैं, और हर एक में 50-50 कहानियाँ। ज्यादातर मेरे बच्चों के जो 11 कलेक्शन छपे, उनमें 50-50 कहानियाँ ही हैं। आप एक गृहिणी हैं, घर भी आप ही संभालती हैं। कब समय निकालती हैं अपनी कहानियाँ, कविताएं सोचने और लिखने के लिए? अभी तो पहले टाइम बहुत कम मिलता था, लेकिन अभी तो काफी वक्त है, मिल गया है। हमारी बहू रानी ने अपने सुंदर हाथों में काफी कुछ संभाल लिया है, जिससे मुझे लिखने का काफी हद तक टाइम मिल जाता है, और मैं लिख पाती हूँ। बहू के साथ मेरी एक ग्रैंड डॉटर है, खुशी माथुर, जो मेरे साथ रहती थी बेंगलोर जाने से पहले। वो न हम दोनों नदी के 2 किनारों की तरह साथ-साथ चलते थे, और पूरी-पूरी रात जागते थे। एक तरफ वो अपनी तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ मैं पढ़ाई करती थी, किताबें लिखती थी। मेरा ईमेल करना, स्कैनिंग करना, और हर करस्पॉन्डेंस वो ही सँभालती है। वो मेरी परछाई है, इसलिए वो मेरे लिए बहुत अहम किरदार है मेरी ज़िंदगी का। आप पाक कला में भी पारंगत हैं, बहुत अच्छे वेज नॉन वेज डिशेस भी बनाती हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं 40 साल पहले आपके घर आया था, तो आपने मुझे उस वक्त स्पेनिश ऑमलेट बना के खिलाया था। उसका स्वाद आज भी मेरे को याद। तब ना इंटरनेट होता था, ना कोर्सेज हुआ करते। कहाँ से सीखा था आपने इतना स्वादिष्ट खाना बनाना? मेरी शादी आईटीडीसी के होटल के मैनेजर से हुई, तो उस टाइम मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता था, तो मैं ये मुझे होटल में भेज देते थे, और वहाँ पे जो कुक हुआ करते थे, उन वो मुझे सिखाते थे कि आप ऐसे बनाओ, ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखती थी, उनके बनाने का तरीका देखती थी। इस तरह धीरे-धीरे मुझे खाना बनाना और ये पाक कला में पारंगतता मिली। आप अपने नाम के आगे विजेंद्र लगाती हैं, क्या ये उपनाम है जो ज्यादातर कलाकार लगा लेते हैं? जैन मेरे पति का नाम है, और हर दुख सुख में वो मेरे साथ रहे हैं, इसलिए लेखन में भी वो मेरी काफी मदद करते हैं। उनका नाम मैंने अपने नाम के साथ जोड़ा है, और हमेशा जुड़ा रहेगा। आपके परिवार में ऐसा अभी कौन है जो आपकी इस लेगेसी परंपरा को आगे बढ़ाए? खुशी माथुर को लिखने का बहुत शौक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वो लिखती थी, और कंटेंट हेड भी रही है, और प्लान प्लस में उसने कई आर्टिकल्स लिखे हैं और कई बिजनेस किए हैं, और इस तरह कंटेंट हेड करके वो इस लीगेसी को आगे बढ़ा रही है। आगे आपकी और कितनी पुस्तकें आ रही हैं? आगे लिखी तो मैंने 12 पुस्तकें और हैं, इनके अलावा, मगर 7 छपने को दी हुई है, और 7 छप के आ रही है। आपकी एक पुस्तक 7 नदियों पर बहती 7 लालटेनें भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में छपने गई है। क्या मकसद था आपका इसको लिखने में? ये जापानी बच्चे जो हैं, सबसे पहले मैंने उनकी कहानी शुरू करी है। वो एक पिकनिक पर जाते हैं, और खूब उनके पूरे पिकनिक के रास्ते-रास्ते में उनके साथ जो होता है, उसमें भूत की भी कहानियाँ हैं, मनोरंजक कहानियाँ हैं, और उनको शिक्षा मिलती है। ऐसे-ऐसे लोग उनको मिल जाते हैं बीच में, जो पर्यटक हैं, और काफ़ी मनोरंजन होता है उनका पिकनिक में। लेकिन जब पिकनिक से बच्चे वापस लौट रहे थे, तो आंधी, तूफान, काले-काले धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि ये हुआ क्या है अचानक से। अब जो हुआ वहाँ पर पिकनिक के बाद, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये वो टाइम था जब 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर बम गिरा। वही वो दिन था जब
और दुनिया में उस वक्त जैसा ऐसा विस्फोटक पहली बार इस्तेमाल हुआ था। 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर बमबारी हुई। हिरोशिमा वर्डन से शुरू होता है। युद्ध के आरंभ में ही वहां बम गिराए गए। जमीन के हर सेंटीमीटर में 10 बम गिराए गए। यूस नदी के किनारे बसा ये कस्बा आज वीरान पड़ा हुआ है। वर्डन के दक्षिण पूर्व में 4 मील की दूरी पर डायमोट नाम का छोटा सा कस्बा तबाह हो गया। जापान की इस तबाही के बाद इन बच्चों ने क्या किया, किस तरह ये तन्हा अलग अलग होके और उसके बाद यूनाइट हुए और उसके बाद किस तरह जापान को एक छोटे से एनजीओ के सहारे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। हर दुख को सहते हुए जापानियों ने किस तरह उसी मकाम पर पहुंचे जिस पर वो थे। और वो जो डरावनापन था वो मैंने पूरा अपनी किताब में दिया है। कैसे एक लड़का जो था वो बैंक के आगे बैठा हुआ था और उसके टाइम में, बमबारी के टाइम में वो पूरा काला का काला चिपक के रह गया उसी जगह। उनकी वो वैसा का वैसे ही उन्होंने रखा हुआ है जापान में। फिर वो बच्चे किस तरह से अपने को एडजस्ट करते हैं और कैसे जापान को उन्नतिशील बनाते हैं, इसमें उनको हम क्रेडिट देते हैं और तारीफ करते हैं। और हमें लगता है हिंदुस्तान और जापान ने हमेशा ही दोस्ती निभाई है। वहाँ के प्रधानमंत्री तोजो ने सुभाष चंद्र बोस की बहुत तारीफ करी और एक अच्छा नेता बताया। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी सैनिक पकड़े गए उनको लेके उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण करा, जिसको हिंदुस्तान ने स्वतंत्रता दिलवाई। काफी हद तक उनका भी हाथ था। इस तरह से ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि किसी भी मुसीबत में डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं और उस मुसीबत को सॉल्व कर सकते। आपसे आज बात करके और आपके बारे में इतना जानकर बहुत अच्छा लगा। आज हमको एक कलाकार, एक कवि, एक लेखक के अंदर झांकने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने हमसे इतनी खुलकर बात की, इसके लिए भृगु लीनियज आपका सदा आभारी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका भी राजीव बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें। आबाद रहें।